देखिए लास्ट क्लास जो हम पढ़े थे उसका नोट्स आपके सामने, फिर आप एक बार पढ़ लीजिए। जिसमें भी डाउट होगा हम उसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप बैटरी का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, प्राइमरी बैटरी, एटलीस्ट कम से कम आप यहाँ तक पढ़ लें, यहाँ तक। फिर उसके जो भी डाउट्स होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए नीचे का पढ़ लीजिए। लेक्लांची या ड्राई सेल का रिएक्शन पढ़िए। एक कंपाउंड है हमारा Mg और एक कंपाउंड है हमारा Mn। इसका नाम है हमारा मैग्नीशियम और इसका नाम है मैंगनीज। ये जो कंपाउंड है NH3 वाला जो पॉइंट है वो बता दीजिए। हाँ बता दें। 4+2। इसका नाम होता है टेट्रा अमाइन जिंक 2 आयन। आपको ये नाम नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वहाँ पर ना हम बहुत ज़्यादा, कम से कम 50-60 सवाल करते हैं नाम लिखने पर, तो वहाँ हम सीखते हैं कि सर नाम कैसे लिखते हैं। देखिए लिखा है कि जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, ध्यान से देखिए, तो एनोड पर जिंक आयन बन रहा है और कैथोड पर अमोनिया गैस बन रही है। हाँ। ये अमोनिया गैस, ये जो जिंक आयन है, इससे रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि दोनों ही बन रहे हैं बैटरी के अंदर, एनोड पर जिंक आयन और कैथोड पर अमोनिया गैस। ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं टेट्रा अमाइन जिंक 2 आयन। ये एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है ना कि आप इसको जिंक और अमोनिया में वापस तोड़ नहीं सकते, यानी कि एक बार जो ये बन गया सो बन गया, तो ये वापस रिएक्शन पीछे फिर नहीं जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल है, तो आप वापस से इसको पीछे बना नहीं सकते, यानी कि इस बैटरी को एक बार अगर ख़त्म हो गई तो दोबारा हम यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसीलिए तो हम प्राइमरी बोलते भी इनको। मरकरी सेल कल पढ़े थे कि नहीं हम लोग? यस सर। चलिए फटाफट इसको भी पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर आपको पीछे वाला रिएक्शन याद होगा, लेक्लांचे वाली, तो उसमें हमारा जो एनोड था उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसका? जिंक का। यस सर। और बन रहा था जिंक आयन। ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ था क्या? हाँ। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था, किसका हो रहा था? मैंगनीज डाइऑक्साइड। हाँ। इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन, प्लस एक इलेक्ट्रॉन था और ये बन रहा था MnOOH होल प्लस NH3, ये बन रहा था हमें। अब ध्यान से देखिए, तो ये एनोड में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वैल्यू 2 आ रही है और कैथोड पर 1 है। क्या मुझे पता है नेट सेल रिएक्शन लिखने से पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से? यस। अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूं डायरेक्ट तो बताए क्या आएगा? Z2 प्लस MnO2 MnO2 का 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस Zn2 प्लस 2MnOOH
plus 2NH3. ये हो गया हमारा नेट सेल रिएक्शन। आप एक बार देखिए नेट सेल रिएक्शन में कहीं आपको कोई आयन्स भी दिख रहे हैं क्या? Yes sir. अब बताओ अगर रिएक्शन होगी, ये जो आयन्स हैं उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी कि चेंज होगी? अब मान लो अमोनियम आयन बना, तो वो अमोनियम आयन धीरे धीरे खर्च हो रहा होगा ना। वो ब्रेक हुआ है। हाँ, अगर वो रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो अमोनियम आयन क्या बन रहा है? जिंक आयन प्लस 2MnOH प्लस 2NH3। जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे जाएगी इसका अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। हाँ। अब अगर ये घटेगा तो इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो चेंज होगा कि सेम ही रहेगा? चेंज होगा। चेंज होगा। यही रीज़न है कि लेक्लांचे सेल की जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होती है, वोल्टेज आता है, वो हमेशा फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। स्टार्टिंग में जब आप यूज करोगे नया नया तो बहुत ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने लगता है। अब एक काम करो, आपको मरकरी सेल का नेट सेल रिएक्शन दिख रहा है सामने? यस सर। इसको चेक करो, इसके नेट सेल रिएक्शन में कोई आयन दिख रहा है क्या? यस सर। नो नो। नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर इसका नेट सेल रिएक्शन में आयन नहीं है तो आयन का कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। यस सर। और अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसको? इसकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी, चेंज होगी? कांस्टेंट है। कांस्टेंट रहेगी। यही रीज़न है मरकरी सेल का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई की ज़रूरत हो। तो मतलब 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट हमेशा मिलना चाहिए, न 4 से कम न 4 से ज़्यादा। अब एक बात और समझते हैं कि सर आपने कह तो दिया कि ठीक है आयन की वजह से ऐसा हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? आप याद करो, आपको नर्स से क्वेश्चन पढ़ाए थे हम, ई सेल। यस सर। तब क्या था? स्टेप बताए थे पहले एनोड हाफ से रिएक्शन के। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। नन इक्वेशन क्या था? ई सेल इक्वल टू ई Log- नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन लॉग बेस 10 क्यू। क्यू। अच्छा देखो क्यू कैसे लिखेंगे इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हम क्यू लिखे, किधर गया इसके लिए, तो क्या जिंक सॉलिड है? यस सर। जिंक तो सॉलिड होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। नहीं है। MnO2 भी सॉलिड है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे जिंक आयन आ रहा है क्या? हाँ। ये अमोनियम आयन है क्या? इसको लिखना पड़ेगा। यस सर। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो आपको पता होगा ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, ये वाला हिस्सा नीचे। तो हम रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यस सर। अब बताओ अगर उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज होगी तो क्या क्यू की वैल्यू सेम रहेगी, बदलने लगेगी? आपको मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पर। क्या पूछे? हाँ बता रहा हूँ, किधर गया? हाँ, ये क्यू की वैल्यू मान लो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो Yes. जो कंसंट्रेशन का अमाउंट है वो सेम रहेगा, चेंज होगा? चेंज होगा। रिएक्टेंट का कम हो। हाँ, रिएक्टेंट का कम होगा, प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा। अब ध्यान से देखो, Yes. तो जब हम प्रोडक्ट वाली वैल्यू लिखेंगे तो उसमें अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? जैसे मैं लिखूंगा तो क्या उसमें जिंक आयन लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अब ये हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी तो जिंक आयन का अमाउंट सेम रहेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब बताओ अगर जिंक आयन का अमाउंट बढ़ रहा है तो क्यू की वैल्यू सेम रहेगी कि वो भी चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छे। अगर चेंज हुई तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? रिएक्टेंट मतलब उसका कम हो रहा है तो प्रोडक्ट में जा रहा है तो हाँ, प्रोडक्ट वाला ऊपर है तो हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं ना, हम ज़्यादा कम करने के बजाय इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर क्यू चेंज हुआ, क्यू तो चेंज होगा ना, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। क्यू चेंज होगा तो क्या ये पूरी वैल्यू चेंज होगी? देखो ध्यान से। यस सर। हाँ, अगर पूरी वैल्यू चेंज होगी तो क्या ई सेल की वैल्यू सेम रहेगी, ये भी चेंज होगी? चेंज होगा। चेंज होगा। क्या सेल पोटेंशियल सेम रहेगा, बदल जाएगा?
चल बदलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ सर। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आयंस हैं तो क्यू बदलेगा। क्यू के बदलने का मतलब उसका सेल पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा। और अगर चेंज होता है तो उसका जो वोल्टेज सप्लाई है वो सेम रहेगा, बदलने लगेगा। बदलेगा। बात समझ में आ गई। यस सर। और अगर आयंस नहीं होते तो, कांस्टेंट रहता। बस बस आपको यही समझना था। आप देखो इसका नेचुरल रिएक्शन, कोई आयन दिख रहा है आपको, नो सर। यानी कि ये कंसंट्रेशन जो है वो चेंज तो होगी नहीं, यानी कि इसकी वोल्टेज की वैल्यू जो भी है वो सेम रहेगी कि चेंज होगी। सेम रहेगी। हाँ वही बात है। समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। यस सर। चलिए आगे पढ़िए। इसमें आयन नहीं होता इसलिए कांस्टेंट। हाँ, अब आयंस नहीं है तो उसका कंसंट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो जितना पहले वोल्टेज दे रहा था उतना ही वोल्टेज बाद में भी देगा। अब हम एक बार ना समराइज फॉर्म में दोनों का डिफरेंस सीख लेते हैं, ताकि अब हमें ये कन्फ्यूजन ना रहे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्चे क्या है और मरकरी क्या है। पढ़ें फटाफट पॉइंट्स पढ़िए, पहला पढ़ के। आप एक एक करके सारा पॉइंट पढ़ लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यही कह रहे थे ना आप, स्टेडी का मतलब क्या होता है, फिक्स की वेरिएबल। सर। हाँ, आइए आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी बैटरीज। कल हमने क्या सीखा था, प्राइमरी बैटरी कौन होती हैं, जिनको हम बार बार रिचार्ज करके यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं। एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। अब सेकेंडरी बैटरीज वो होती है जिनको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है और एक कैडमियम निकल सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो इन्वर्टर में। इन्वर्टर की बैटरी देखा आपने, बड़ा बड़ा, यस सर। वही लेड स्टोरेज बैटरी है। या तो फिर आपने कार वगैरह में बैटरी देखी होगी, हाँ। गाड़ियों में भी यूज होता है ये। अगला है हमारा कैडमियम निकल सेल। ये आपने देखा होगा कि ना कुछ बैटरी ऐसे पेंसिल बैटरी की साइज की ही होती है ऐसा, लेकिन हम इनको कैमरा वगैरह में यूज करते हैं, डिजिटल कैमरा जो आते हैं उसमें। तो ये जो बैटरी होती है ये चार्जेबल होती है कि नहीं, जो घड़ी में लगाते हैं वो नहीं नहीं होती। घड़ी में नहीं, जो डिजिटल कैमरा में लगाते हैं, कैमरा में। आपने कभी कैमरा मैन को देखा है, वो आते हैं अपना फ़ोटो वोटो खींचते हैं, फिर बैटरी डिस्चार्ज होते हैं, निकाल के चार्ज करते हैं, फिर वापस लगा के यूज करते हैं। यस सर। देखने में एकदम आपको नॉर्मल बैटरी की तरह दिखेगा, लेकिन वो चार्ज हो सकते हैं। उन्हीं बैटरीज को हम क्या बोलते हैं, कैडमियम निकल सेल। ठीक है। ठीक है, अब प्रॉपर सेकेंडरी बैटरी का डेफिनेशन पढ़ डालिए, फिर हम पूछ के तो आगे बढ़े। आगे देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे पहले चीज़ क्या लिखा है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इन्वर्टर में यूज होता है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो सेल्फ से स्टार्ट होती हैं उसमें यूज होता है, चाहे कार हो, ऑटो हो, बस हो, ट्रक हो। अब अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये बना किससे होता है, लेड से। एनोड किससे बना होगा, लेड से। और वही अगर हम कैथोड की बात करें तो वहाँ पर जो लेड है और लेड ऑक्साइड है, दोनों का मिक्सचर बनाकर हम पेस्ट से यूज करते हैं। अब इसके अंदर ना हम बैटरी का वाटर डालते हैं, उसको बैटरी पानी बोलते हैं, आपने देखा होगा। अगर हमारी बैटरी जल्दी रिचार्ज होने लगती है, हम क्या करते हैं, बैटरी का पानी यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। अगर एनोड हाफ सिलेक्शन की बात करें हम, तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, लेड के ऊपर सल्फेट का अटैक होगा,
और क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट। ये हो रहा है एनोड पर। अगर हम कैथोड की बात करें तो जो लेड ऑक्साइड होता है और सल्फेट आयन कहाँ से मिला होगा, सोच के बताएं। एनोड से मिला। हाँ, एनोड पर तो है ही वो। ये हमें मिला होगा सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या हमने पढ़ा है कि हमारे जो भी इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें हम बैटरी के पानी डालते हैं, हाँ, तो बैटरी का पानी बेसिकली एसिड होता है। तो अब एसिड है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या उससे सल्फेट आयन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा। अब वो ये अटैक करता है लेड ऑक्साइड पर, और जब वो अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट प्लस वाटर। देख लो एक बार। सर हम सल्फ्यूरिक एसिड एट द टाइम। देखिए, द above रिएक्शन इज ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। चार्जिंग होता उल्टा कर देंगे। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग इट गेट्स रिवर्स्ड एंड लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेड सॉलिड एंड लेड डाइऑक्साइड। देखो ध्यान से। मतलब जो प्रोडक्ट बना था हाँ, वो अब रिएक्टेड हो जाएगा, जो रिएक्टेड था वो प्रोडक्ट हो जाएगा। एनोड पे देखो क्या हो रहा था, लेड सल्फेट बना रहा था। ये हाँ, डिस्चार्जिंग में है, अगर चार्जिंग में हो गए तो लेड सल्फेट क्या बना के देगा, लेड इस तरह। ये देखो, ये भी क्या देगा आपको, लेड और लेड ऑक्साइड दोनों मिलेगा हमको। समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। अब देखिए, किसी की एन की वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। किसी के लिए अगर एन की वैल्यू 1 है तो 1 मोल। आप देखो ध्यान से, जो रिएक्शन हमने पीछे डिस्चार्जिंग के लिए लिखा है या चार्जिंग के लिए लिखेंगे, उसके लिए नेट सेल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2। 2। इसका मतलब कि एक समय पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रखिएगा, हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर, हम क्या बोल रहे हैं, 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन। मोल। अब यहाँ कर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे, यानी कि 96500 कूलम्ब। अब देखिए, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई। फैराडे, यानी कि 2 इंटू 96,500। यस सर। सर ठीक है। सीडी का मतलब कहाँ पर, कैडमियम निकल सेलेनियम और हाँ, कैडमियम ना। सीडी उसका नाम है एलिमेंट का जिससे बनाए रहते हैं हम लोग। ये आगे हम पढ़ेंगे ना, एक सीरीज है हमारा 4D, उसमें आता है, उसके मेंबर्स हमारे कुछ ऐसे हैं। सुन लें, अभी आप इसको रटेंगे नहीं, ये जब हम डी एंड ए ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ सीखेंगे। जो हमारे 4D के मेंबर्स हैं वो ये हैं, एट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। अब मान लो कोई एक रिएक्शन है, उसके लिए एन की वैल्यू 6 आती है। आप बता सकते हो उसमें चार्ज का ट्रांसफ़र कितना होगा, 6 मोल। 6 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हम उसको 6 फैराडे भी बोल सकते हैं। यस सर। और फैराडे की वैल्यू हमें मालूम ही है कितनी होती है। 96,500 कूलम। हाँ, ये एग्जैक्ट होता है कि हम मान लेते हैं इतना। इतना ही होता है ना।
हाँ, अब एक्चुअल आप सॉल्व करते हो तो 1 मोल फैराडे की वैल्यू, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 फैराडे होते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। अगर हम चेक करें तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इनके 10 पावर 23। यस सर। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। सॉल्व करो कितना आएगा, उससे यूज़ कर लो कैलकुलेटर। दोनों को मल्टीप्लाई करें 9.6352। हाँ, अगर मैं डेसिमल को आगे शिफ्ट करूँ तो कितना हो जाएगा? डेसिमल घट जाएगा। यानी 96,352। 52। तो जो हम 1 फैराडे की वैल्यू 96,500 लिखते हैं ना, वो एग्जैक्ट 96,500 नहीं होता है। चलिए कैडमियम निकल सेल की बात करते हैं अब। ये कैसा सेल है, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी, यानी इसको हम चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन द लेडी स्टोरेज सेल। इसकी अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा दिनों तक चल सकता है एज कम्पेयर टू इन्वर्टर बैटरी, बट इज़ मोर एक्सपेंसिव। लेकिन ये और भी ज़्यादा क्या होता है, खर्चीला होता है, महंगा होता है। तो हम इसको बनाते ही नहीं, हम बनाएंगे तो महंगा बनेगा, महंगा बनेगा तो मार्केट में बेचना भी महंगा पड़ेगा। तो कोई भला महंगा क्यों खरीदेगा जब उसको सस्ता मिल रहा है? तो आगे क्या लिखा है, इट इज़ मोर यूजफुल बिकॉज इट इज़ स्मॉलर एंड लाइटर। ये बहुत ही छोटा और क्या होता है, हल्का। हाँ। एंड इट कैन बी यूज इन पोर्टेबल एंड कॉर्डलेस अप्लायंसेस। और एक तो चीज़ है ना कि पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब आप आसानी से कैरी कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास डेस्कटॉप होता तो क्या आप उसको एक जगह दूसरी जगह आराम से पहुंचा सकते हो? नो सर। लैपटॉप रहेगा तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम बात करें कैडमियम निकल सेल की, तो कैडमियम निकल सेल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। वो अलग बात है। ये हमारा हल्का हो गया, हल्का है तो आप आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हो। जैसे कि कैमरे के अंदर है, मन किया यूज किया, मन किया निकाल के बाहर रख दिए। लेकिन अगर हम इन्वर्टर वाली बैटरी की बात करें तो क्या हम अपने मर्जी से जब मर्जी उसको यहाँ से वहाँ कर सकते हैं? नो सर। यही आपका लिखा हुआ, देखो ध्यान से पढ़ लो पूरा थ्योरी जो जो लिखा हुआ है। सर रिएक्शन बता दीजिए। हाँ रिएक्शन बताते हैं, देखिए इस बार रिएक्शन में एनोड पर कौन होगा हमारा, कैडमियम। और ये रिएक्शन काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन कैडमियम ले लेगा तो क्या बन जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड। यस सर। अब अगर 2 OH माइनस थे, ये OH और ये OH, इसमें से मैंने कहा एक ऑक्सीजन तो हमने यूज कर लिया कैडमियम के साथ, तो क्या बच गया, OH2। H2 होगा अचानक। हाँ उसी को हम H2O बोलते हैं। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर OH2 बचा है, तो हम OH2 नहीं लिखते, हम इसको क्या लिखते हैं, H2। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कैडमियम 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करें क्या बनाता है, कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर। आगे देखिए कैडमियम हाफ सेल। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास निकल होता है ट्राई हाइड्रोक्साइड, उसका हम रिएक्शन कराते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये बन जाता है निकल डाई हाइड्रोक्साइड प्लस 2 OH माइनस। जब आप इसका नेचुरल रिएक्शन लिखोगे तो देखो ध्यान से, ये OH माइनस और ये OH माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या, यस सर। नेचुरल रिएक्शन लिखोगे तो कैडमियम आएगा, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड आएगा, और इधर लिखोगे तो कैडमियम आएगा और
निकल का डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलेगा। हाँ आगे देखो, और उसके साथ साथ क्या मिल रहा है हमें, वाटर। वाटर। यही है इसका नेट सिलेक्शन। आप नेट सिलेक्शन देख के बताओ इसमें आयंस है कि नहीं है। नहीं है। यानी इसका जो भी वोल्टेज डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम रहेगा कि चेंज होगा। कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो हमारा सेकेंडरी बैटरी है कैडमियम निकल सेल की, वो भी क्या है, कांस्टेंट करंट सप्लाइंग यूनिट होगी। अगर हम पीछे वाला रिएक्शन देखें, इन्वर्टर सेल वाला, तो उसमें देखो आयंस है कि नहीं है। नहीं है। यानी कि ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाइंग यूनिट होगी। सर देखिए फटाफट दो नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। जनरली लेड स्टोरेज बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ वोल्टेज सेल। इन जनरल क्या होता है, इसमें ढेर सारे वोल्टेज सेल को हम आपस में मिला के क्या बना देते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी कनेक्टेड इन अ सीरीज। आप मान लो वोल्टेज सेल मतलब। वोल्टेज सेल वही गलमेनिक वाले को बोलते हैं, डेनियल सेल को। मान लो मैं कह रहा हूँ कि इसका जो एक सेल है वो 3 वोल्ट का है, तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चेक करके बताइए। 4 सेल है तो 4 इंटू 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब आगे देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कैडमियम निकल सेल इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यही तो कर रहे थे हम, हाइड्रोक्साइड आयन का ही तो अटैक करा रहे थे। देखो ध्यान से, ये देखो 2H- है, हाँ यहाँ पर भी 2H- है। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। चाहिए। और वो हाइड्रोक्साइड आयन हमें कहाँ से मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और कुछ है, नहीं, ठीक है। और इसमें हम जनरली आउटपुट कितना निकालते हैं, 6 से लेकर 12 वोल्ट तक। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो कैडमियम निकल के इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमें मिलता है, 1.4 वोल्ट। कितना मिलता है, 1.4। चलिए अगला 2 क्वेश्चन है, फटाफट से आप कर लीजिए। तो आज इतना ही, बाकी कल इसको खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ए और बी फटाफट करके दिखाइए। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 7 मोल। 7। मुझसे पूछ रहा है चार्ज, तो हम क्या लिखेंगे, 7 मोल चार्ज हाँ उसमें इलेक्ट्रॉन्स का। रेडिकल। पता है 1 मोल को 1 फैराडे कहते थे, तो 7 मोल इलेक्ट्रॉन को कितना बोलेंगे, 7 फैराडे। और फैराडे की वैल्यू 96। इसको मल्टीप्लाई करें तो 00 हो गया, 7×5 35, 7 से 42, 45, 63, 67। यानी ये कितना आएगा, 6,75,500 कूलम। एक बार चेक कर लो। ये सब नया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क कैन बी डन। वर्क डन क्या होता है, W, हाँ और वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी। और उसका फॉर्मूला क्या पड़ता है, -NF टाइम्स ऑफ इसे। इसे। बाय यूजिंग लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल है तो N की वैल्यू कितनी होती है, 2। हाँ तो और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, 5 वोल्ट। वगन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन गिव्स एनर्जी, यानी कि -NF टाइम्स ऑफ ई सेल। सब 96 हाँ 9,65,000। हाँ देखो क्या यही आंसर आ रहा है। यस।
अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था वर्क डन बाय जो सिस्टम होता है वो आंसर नेगेटिव आता है। हमने पढ़ा था जो वर्क डन होता है वो वर्क डन बाय सिस्टम जो है ना वो माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है, माइनस। ओके। तो वर्क डन वगैरह निकालने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। नो सर। ठीक है, तो आज इतना ही। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आपको अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा पढ़ के आइए। कल हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल, उसका इम्पोर्टेंस, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, उसके बाद हम चैप्टर को कल ख़त्म कर देंगे।